आज झारखंड में बहुत खुशनुमा माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि डाना चक्रवात का जो अलर्ट हुआ था वो पूरे झारखंड में नजर आ रहा है। बावजूद इसके आम जनता के बीच में जो उल्लास और उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल ये उल्लास और उत्साह है लोकतंत्र के महापर्व की। आज प्रथम चरण के चुनाव के लिए शुभ गुरु नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में आज नामांकन का दौर जारी है। और ऐसे समय में आप देख सकते हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार के स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रत्याशी है, हर दल के प्रत्याशी में एक गजब का उत्साह दिख रहा है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं, गाजे बाजे के साथ पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच में उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा है। जी हाँ, प्रत्याशियों के चेहरे पे एक आत्मविश्वास झलक रहा है और वो झलक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो अपनी जीत की मंशा लेके पर्चा दाखिल कर रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में आज जो गुरु शुभ पुष्य नक्षत्र है, आखिर इसके क्या मायने हैं? झारखंड के बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे आदरणीय आचार्य कृष्णकांत जो विद्वत मंडली के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार के स्क्रीन पर। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य कृष्णकांत जी, आज आप भी महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व का झारखंड में मेला सजा हुआ है और इस मेले में कई प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत का पिटारा खोलना चाहते हैं और आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि मेगा नॉमिनेशन शो आज जारी है पूरे झारखंड में। अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं, जैसे अगर राजधानी रांची जो कि हृदय स्थली माना जाता है झारखंड का, राजधानी रांची की सीट से चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिन्हें लोग प्यार से सीपी सिंह कहते हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और एक बार फिर से लगातार तीसरी बार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार है महुआ माझी, श्रीमती महुआ माझी ने भी उनके खिलाफ नॉमिनेशन करने का ऐलान कर दिया। आपसे थोड़ी देर के बाद महुआ माझी भी पहुंचेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके साथ में नवीन जायसवाल हटिया से बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। कांकेर सीट से डॉक्टर जीतू चरण राम ने नॉमिनेशन कर दिया और राजेश कच्छप ने भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर खिजरी से नॉमिनेशन कर दिया। इसके साथ ही जो पन्ना गुप्ता है जो जमशेदपुर पश्चिमी सीट से है, वो बहुत ही रोचक मुकाबला है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के बहुत ही दिग्गज माने जाने वाले और हाल के दिनों में उनसे लगातार अदावत करने वाले सरयू राय उनके खिलाफ है और सरयू राय ने भी जदयू के उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। और बड़ी जो फायर ब्रांड लीडर कही जा रही है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी गांडे विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। और अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से पूरे झारखंड में आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, शुभ मुहूर्त को देखते हुए लगभग 100 के आसपास उम्मीदवार कर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कई लोगों ने तो ज्यादातर लोगों ने नामांकन दाखिल कर लिया। लेकिन ये शुभ पुष्य नक्षत्र मुहूर्त क्या है, इसको हम जानना चाहेंगे आचार्य कृष्णकांत जी से। आचार्य कृष्णकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज के दिन का ये शुभ पुष्य नक्षत्र का क्या विशेष महत्व है और इसका जो उम्मीदवार है, जो पार्टी के उम्मीदवार है, आखिर उनकी मनोदशा पर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि मेरा अपना मानना है कि सर्वाणि विघ्नानि हरन्ति पुख्यः, सभी विघ्नों को हरण करने में पुख्य नक्षत्र बलवान है। नक्षत्रों का राजा पुख्य को कहा जाता है। नक्षत्र पुख्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों का राजाधिराज है और आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पति उसके मुख्य नक्षत्र के आराध्य देवता हैं। तो आराध्य देवता का होना और शनि का भी प्रभाव उत्तम आज है, तो शनि का प्रभाव उत्तम होना और बृहस्पतिवार होना और मुख्य नक्षत्र होना, सर्वविध सिद्ध योग होना, यह एक अपने आप में बहुत बड़ा योग है। इस योग के कारण राजनेताओं के लिए या किसी भी लोगों के लिए बड़ा फलदायी समय चल रहा है। किंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिनके ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे,
जिनके ग्रहणक बृहस्पति, जिनके जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, गोचर में जिन नेताओं के ग्रह अच्छे होंगे उन्हें ही आज पुष्य नक्षत्र का विशेष प्रभाव मिलेगा। बहुत बड़ी बात है आचार्य जी। थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों को, समाचार प्लस झारखंड बिहार के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पुष्य नक्षत्र जो सही उच्चारण आचार्य कृष्णकांत जी ने किया, बहुत विद्वान है। इन्होंने कहा कि जो कुंडली के हिसाब से, ऐसे तो पुष्य नक्षत्र जो है ये सबों के लिए शुभ और फलदायी है, लेकिन दिलचस्प पहलू यहाँ पर यह है कि कई ऐसे हैं, अगर राजधानी रांची की सीट की बात की जाए तो सीपी सिंह 7वीं बार यहां से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और दूसरी तरफ श्रीमती महुआ माझी जो राज्यसभा की झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से सांसद है, वो भी विधानसभा के चुनावी अखाड़े में एक बार फिर से सीपी सिंह के खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं। अब इन परिस्थितियों में ये सबके लिए शुभ पुष्य नक्षत्र है, तो आखिर सबके भाग्य का फल कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि एक को जीत मिलेगी तो दूसरे को हार मिलना तय है। इन परिस्थितियों में आचार्य कृष्णकांत जी बहुत साफ एक विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी विद्वता के आधार पर वो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जिनका कुंडली में, आचार्य जी आप ही से जानना चाहूंगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जो जातक होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उनकी कुंडली में बृहस्पति का स्थान कहां पर होगा और किसको किस तरीके से सफलता मिलेगी? आचार्य जी। मेरे दृष्टिकोण से नक्षत्र बहुत बढ़िया है, बृहस्पति द्वार है और पुष्य नक्षत्र है, आराध्य पुष्य नक्षत्र बृहस्पति के हैं। शनि का बहुत उत्तम प्रभाव आज के दिन है, शनि भी पूज्य हैं पुष्य नक्षत्र के। तो उस स्थिति में मेरा अपना मानना है कि जिन राजनेताओं के जो लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं उनकी जन्म कुंडली में, जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति उच्च के होंगे, राज जो कारक होंगे, उन्हें ही इस विशेष नक्षत्र का प्रभाव मिलेगा। जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच के होंगे या बृहस्पति की न्यूनता होगी, उनको लाभ मिलेगा, लेकिन विजय श्री से वो वंचित रह जाएंगे। जिनका बृहस्पति, जिनकी कुंडली में आचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही है, इसको जरूर समझा जाना चाहिए। अगर हम सनातन धर्मावलंबी है और शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हैं, शुभ मुहूर्त में यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आचार्य कृष्णकांत जी ने साफ तौर पर कहा है कि शुभ पुष्य नक्षत्र तो आज है और ये शुभ और फलदायी भी है, लेकिन वैसे प्रत्याशियों के लिए ये ज्यादा फलदायी होगा और उनको विजय श्री प्राप्त होगी जिनका उनकी कुंडली में स्थान में बृहस्पति उच्च स्थान के होंगे। और अगर बृहस्पति अपने स्थान में नीच स्थान पर होकर बैठे हैं तो उनको पराजित होना लाजमी है। तो इन तमाम परिस्थितियों में, लेकिन आचार्य जी एक प्रश्न और उठता है कि आज हमने भी महसूस किया और हमने देखा, लगातार हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और उन तस्वीरों में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो कल्पना मुर्मू सोरेन हो या फिर बन्ना गुप्ता जी हो या फिर सीपी सिंह जी हो, तमाम प्रत्याशियों को हम लोगों ने देखा, तस्वीरों के माध्यम से देखा कि वो कोई न कोई अपने आराध्य देव के मंदिरों में जाके पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद में वो जुलूस की शक्ल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन के लिए पहुंचे और नॉमिनेशन किया। तो ये बताइए कि सनातन धर्मावलंबी लोग जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं और अपने अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। इससे आखिर वैज्ञानिक पद्धति तो अपनी जगह पर है, लेकिन सनातन जो पद्धति है, जो आध्यात्मिक विचारधारा है, उसके आधार पर आखिर क्या लगता है आचार्य जी कि कितना मनोबल होता है और कैसे उनका मनोबल बढ़ता है, और विजय के लिए उनका मनोबल जो बढ़ता है तो वो किस तरीके से आगे अपना जो कार्यक्रम है, जो जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम है और एक अच्छे खासे वोट से जीतने का कार्यक्रम है, यानी मंदिरों में जाने से क्या कुछ हासिल हो जाता है आचार्य जी? देखिए संपादक जी, आपको बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं कि भगवान बोलते नहीं, भगवान करते हैं। तो भगवान के दरबार में जब यह मनुष्य जाता है और भगवान के चरणों में निवेदन करता है तो भगवान उसके भक्त के मनोभावों को पढ़ते हैं और मनोभावों को पढ़ने के बाद देवता उस अनुकूल से आशीष प्रदान करते हैं। देवता असीम शक्ति लेकर मंदिरों में विराजमान हैं, जहां जिन पर हमारी अगाध आस्था है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास में फल होता है। अगर किसी भी मंदिर में कोई नेता, राजनेता, सामान्य नागरिक, सामान्य जनता अगर जाते हैं तो वहां पर उनको विश्वास होता है, और विश्वास जहां जगेगा वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल,
हाई होता है, और जब आत्मविश्वास जगता है तो व्यक्ति विजय श्री की ओर बढ़ता है। और देवता की जब अनुकूलता होती है, जहां पर विज्ञान का अंत होता है वहीं पर देवताओं का कृपा का शुभारंभ होता है। अर्थात विज्ञान जहां विराम करता है वहीं से आध्यात्मिक शक्ति का शुभारंभ होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जब फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जब फेल हो जाते हैं, तो कहते हैं भगवान का भरोसा अब है, भगवान की भरोसा करना चाहिए, काम बनेगा भगवान का भरोसा करने से। तो भगवान का भरोसा लेकर बहुत बड़ी बात आचार्य जी आप कह रहे हैं कि अगर का विकास होता है। सकारात्मकता हो। जी आचार्य जी, आपकी बात को मैं अपने दर्शकों के सामने दोहराना चाहूंगा कि यदि मन में भाव के साथ सकारात्मकता हो तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी आपके पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करती है और वो आपको कहीं ना कहीं से एक उत्साह वर्धन करती है और उसके तहत आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा। आप लगातार विश्लेषण करते रहते हैं, खास तौर पे हमारे जो राजनेता है उनका आपने विश्लेषण किया, और ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि झारखंड के इतिहास में एकमात्र एक मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल किया था, 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया था, वो थे रघुवर दास जी, भारतीय जनता पार्टी के। और रघुवर दास जी कैसे मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए और क्या वो परिस्थितियां थी, वो जी आशीर्वाद दिया था। और रघुवर दास जी को खास तौर पर आपने विशेष मार्गदर्शन भी दिया था, जिसके तहत 5 साल का एकदम सफलतापूर्वक कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया था। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर जानना चाहूंगा कि आप कई राजनेताओं का टिप्पणी का यानी कुंडली का, जन्म कुंडली का विश्लेषण करते रहे हैं, तो ऐसे आधार पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एनडीए फोल्डर में भारतीय जनता पार्टी है, आजसू है, इस बार जदयू भी शामिल है, एलजेपी भी है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो उसको लीड कर रहे हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक बार फिर से कांग्रेस और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी है। आपके अपने विश्लेषण के आधार पर क्या लगता है कि इस बार किसके लिए विशेष शुभ मुहूर्त नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी कई पत्रकार, आपके जैसे विद्वान पत्रकार हमसे संपर्क किए थे, उनको मैं संदेश दे दिया था। तो इस बार मैं जरूर संदेश देना चाहूंगा कि राज्य की सत्ता, झारखंड राज्य की सत्ता जो है वह अंतिम चरण में अपना शक्ल बदलेगा, और राज्य की सत्ता का परिवर्तन जो है वह संकेत दे रहा है। चलिए, राज्य में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा, और अंतिम समय में इसकी जो तस्वीर है यानी जो सियासी तस्वीर है उसमें बदलाव संभव है। लेकिन आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड के आप भी निवासी हैं और फिलहाल अभी आप चतरा में हैं, अपने गांव में हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे दर्शकों को हमारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, इसके लिए तो बहुत साधुवाद आपको। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आचार्य जी की इन दिनों जो परिस्थितियां और हालात हैं, जो भी राजनेता होते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो वो वोट बैंक के तौर पर जनता को, जनता जनार्दन को इस्तेमाल करते हैं और साथ में अपने वायदों का पिटारा भी खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यह जानना दिलचस्प होगा, और आपसे खास तौर पे, क्योंकि आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और जिस तरीके से झारखंड में भी एक तस्वीर सजती है, अगड़ा पिछड़ा, अगली जाति, पिछड़ी जाति, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये तो आचार्य जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इन सबों के बीच में ये बात को भी आखिर जानना चाहूंगा आपसे कि अगर दावों की बात की जाए, सरकारी दावों की बात की जाए, विधायकों की जो वायदों का पिटारा है उसकी बात की जाए, तो क्या लगता है झारखंड जो पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत बढ़ चढ़कर लगातार ये कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना से लेकर युवाओं को लेकर, महिलाओं को, उनके मनोबल को बढ़ाने को लेकर के लगातार उन्होंने बेहतर कार्य किया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इन पर निशाना साध रही है, वो कह रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी झारखंड सरकार ने सही तरीके से
क्रियान्वित नहीं किया, यानी धरातल पर नहीं उतारा। अब इन परिस्थितियों में आपसे जानना चाहूंगा आचार्य जी कि आप जैसे जो विद्वत जन है, क्या मानते हैं कि समाज में जो विकास होना चाहिए था वो कितना हुआ, कौन कौन से सेक्टर में विकास हो पाया, और नहीं हुआ तो आखिर इसकी वजह क्या रही आचार्य जी? हालांकि ये सवाल थोड़ा राजनीतिक है, आप एक विद्वान व्यक्ति है और ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के साथ में आप समाज को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, कई नेताओं को भी आपने मार्गदर्शन दिया है। लेकिन यहाँ जानना चाहूंगा कि आपको लगता है ये विकास का पैमाना जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो विकास आखिर क्या झारखंड में दिखाई पड़ता है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान समय में जो राज सत्ता चल रहा है, राज सत्ता विघ्नों से भरा 5 वर्षों का राज सत्ता रही है। और विघ्नों के बीच में सफलता में बहुत बाधाएं होती है। विघ्नों के बीच में सफलता में बहुत बाधाएं होती है। तो बाधाओं से भरा हुआ ये राज सत्ता जनता के लिए बहुत कार्य करने में बाधा से युक्त रहा है। इसलिए बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बाधाओं से, विघ्नों से भरा ये 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है जो वर्तमान सरकार की है। तो विघ्नों में कार्य होने में बड़ी बाधाएं होती है, और बाधाओं के चलते जो मिलना चाहिए वह जनता को नहीं मिल पाया है। जितना मिलना चाहिए उतना जनता को नहीं मिल पाया है। लेकिन बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने जब सत्ता संभाली थी उसी समय पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक बड़ी त्रासदी आ गई थी कोविड की, कोरोना काल में। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने जिस तरीके से प्रतिबद्धता से अप्रवासी मजदूरों को लाया, यहाँ फ्लाइट से, ट्रेन से, बसों से लाया, और कैसे सरकार ने यहाँ से जूझते हुए यहाँ के लोगों की कम से कम जान जाए, ज्यादा से ज्यादा चिकित्सीय सुविधा उन्हें प्रदान की जाए, इसमें तो हेमंत सरकार का जो कार्यशैली है उसका मैं भी मुरीद हूं, मैं भी उसकी बात करता हूं। लेकिन मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर इस बात का एहसास जरूर होता है, और हमारे जैसे कई, क्योंकि आचार्य जी, अगर हम अपनी समस्याओं की बात और उसकी चर्चा घर में करने लगे, घर आंगन में करने लगे, तो समाज का मुद्दा वही होता है। लेकिन बाद में जिस तरीके से हेमंत सोरेन कई विवादों में भी फंसे, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो, चाहे फिर जमीन घोटाले से जुड़े बात सामने आई हो, हेमंत सोरेन को इस दौरान जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल से वापस आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से सत्ता पर काबिज हुए, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जो चंपई सोरेन नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन ने जब सत्ता संभाली तो जेल जाने के क्रम में जब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आगे बढ़कर आई, और जिस तरीके से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन की बागडोर को संभाला और खुद उपचुनाव में विजयी भी रही, इसके बाद हेमंत सोरेन दुगने उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। इस बार कौन सी सरकार, सत्ता का चेहरा कौन? ऐसा है कि आपका प्रश्न संपादक जी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रश्न के पूर्व में एक बात कहना चाहूंगा कि सभी मुख्यमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं इस झारखंड राज्य में, उनकी कुंडली पर मेरा गहन चिंतन चल रहा है। इसलिए इस पर विशेष विचार मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको अभी कि मुख्यमंत्री कौन बने। चलिए आचार्य जी, आपका बहुत लंबा समय हमने लिया, और बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, और जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चाहे एनडीए फोल्डर से हो या फिर इंडिया फोल्डर से हो, इंडी फोल्डर से, महागठबंधन से हो, हम आचार्य जी फिर आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्द। आपको समाचार प्लस के स्टूडियो में हम बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, और आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रमुख हस्तियां हैं, जो राजनेता है, उनकी जन कुंडली इस बार क्या विश्लेषण करती है। लेकिन हम अपने दर्शकों से ये साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि ये जो शुभ गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये आज यानी 24 अक्टूबर को शुभारंभ इसका हुआ है, और ये 25 अक्टूबर को 12:35 तक, और प्रथम चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है 25 अक्टूबर को ही समाप्त होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, जो दूसरा चरण का जो चुनाव है, उसके लिए जो नॉमिनेशन की अंतिम तारीख होगी वो 29 अक्टूबर पड़ता है। वो भी बहुत शुभ दिन है, धनतेरस का दिन माना जाता है। यानी धनतेरस हो या शुभ पुष्य नक्षत्र हो, इसमें भाग्योदय कैसा होता है। और आचार्य कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ के, समाचार प्लस झारखंड बिहार के स्क्रीन पर जुड़कर, उन्होंने बहुत ही गहराई से, गंभीरता से विश्लेषण किया।
लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा कि आप जरा सोच समझ के अपने इन नेताओं के चाल चरित्र को जरा बारीकी से गौर कीजिएगा। और वोट डालने के लिए जब जाएंगे तो आप जरूर अपने क्षेत्र की, अपने घर की, अपनी समाज की, अपने परिवार की समस्याओं का भी आकलन करेंगे। और साथ में ये भी समझेंगे कि अगर हम जिसे वोट देते हैं वो हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। और कुल मिलाकर के वोट डालना हमारा अधिकार है, 5 वर्षों में एक बार आता है, तो आप वोट डालने जरूर जाएंगे। नेताओं के वायदों पर गौर जरूर करेंगे, उनके जो अधिकार पत्र है, उनका जो मैनिफेस्टो होता है, उस पर भी गौर करेंगे और ये विश्लेषण करेंगे कि आखिर हमारे लिए बेहतर नेतृत्व कौन दे सकता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लाइव में फिलहाल इतना ही। फिर समाचार प्लस झारखंड बिहार को आप देखते रहें। हर चुनाव से जुड़ी सब छोटी बड़ी खबरें हम आपको, आपके सामने हमेशा लेकर आते रहे और लेकर आते रहेंगे। जी नमस्कार।